Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study political science. So students, our next topic is politics of plan development. The main concept of this chapter, introduction, ideas of development, planning commission, 5-year plans, key controversy, mixed economy model, land reforms, food crisis, the green revolution, the white revolution, latter development. So these are the main topics we will study in this chapter. So our first topic is प्लानिंग. तो प्लानिंग जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आवर नेशनल लीडर्स वर टू मच कॉन्शियस अबाउट इट कि हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिमूव किया जाए. तो उन्होंने उसके ऊपर अपनी प्लानिंग करना शुरू किया. डैम्स वगैरह बनाए गए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह को डेवलप किया गया जिसके बेस के ऊपर उनको आगे बढ़ाया जा सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके. इंडस्ट्रीज, HAL, रिफाइनरी एट्सेट्रा, कई एक के बाद एक प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए. और इसके पीछे एक मोटो जो था सिर्फ एक ही कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना. तो मेन मोटो उसका ये था. तो डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्ट. मीन्स डेवलपमेंट का मतलब क्या था? डेवलपमेंट मीन्स जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी, उस सिचुएशन से ज़्यादा हमें मॉडर्न होना. और मॉडर्न है तो किसके लेवल पे जाना? जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे, क्योंकि बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ कंट्रीज वर मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू इंडिया एट दैट टाइम. तो उस बेसिस के ऊपर इंडिया को, हमारे कंट्री को भी उसी लेवल के ऊपर लेकर के आना जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ सके. अब मेन ऑब्जेक्टिव जो डेवलपमेंट के थे, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिस लाइफ सस्टेनिंग गुड्स सच एज फूड, शेल्टर, हेल्थ. मीन्स जो बेसिक एबिलिटीज़ की चीज़ें, बेसिक कमोडिटीज़ की चीज़ें, दीज ऑल काइंड थिंग्स आर अवेलेबल टू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन, सो डैट कोई भी पर्सन हमारे यहाँ पे उसकी वजह से भूखा ना रहे. एक्सपेंड द रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइस अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, यानी जो हमारी इकोनॉमिक है, सोशल चॉइस है, वो भी सबके लिए अवेलेबल हो. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इंक्रीज हो, यानी जो हमारी कंडीशन है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको भी आगे बढ़ाया जाए. तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के. अब जो प्लानिंग की जा रही थी, अब ऑब्वियसली उसके अंदर सारे लोगों की प्लानिंग के हिसाब से तो डेवलपमेंट हो नहीं सकता था. डेवलपमेंट ऑफ वन मे और मे नॉट बी द डेवलपमेंट ऑफ द अदर. अलग अलग सबका डेवलपमेंट के ऊपर पर्सपेक्टिव था. तो कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स भी सामने आए थे. तो एवरीवन लुक्स एट डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर एक का डेवलपमेंट अपने अपने हिसाब से था. तो एंडोर्स सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑनरशिप. यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि दो तरह की पार्टियाँ थी, पॉलिटिकल पार्टी, एक लेफ्टिस्ट, दूसरा राइटिस्ट. जो लेफ्टिस्ट यानी कम्युनिस्ट जो पीपल थे, वो लोग किस चीज़ की बात करते थे कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारे कंट्री के अंदर, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट के अंडर में रहना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर में रहना चाहिए, वो सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए. एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर की सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी जो उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का बना रहे जिससे कि उसका बेनिफिट वर्कर्स को भी पहुँचे. इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, ये भी एक रीजन था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पावर को भी इंक्रीज करना. जब तक हम प्रोडक्टिविटी पावर को इंक्रीज नहीं करेंगे, हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था. एंड कर्व इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी द अर्लियर बिफोर जो वेल्थ जो थी वो पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट पीपल के पास में थी. तो उसका बेसिस के ऊपर ओनली द कैपिटलिस्ट पीपल हैविंग सम काइंड्स ऑफ बेनिफिट एज कम्पेयर टू द अदर पीपल. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है वेल्थ का, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप या एक पर्सन के पास बन करके वो ना रहे. अब सेकंड जो इसके ऊपर व्यूज़ था वो था राइटिस्ट पार्टीज़ का, जस्ट लाइक जैसे बीजेपी. अब बीजेपी जो है लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर बिलीव करती थी, प्राइवेटाइजेशन को उसने बढ़ावा दिया था.
तो इंसेंटिव टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दैट वाज जस्टिफाइड बिकॉज इनका मानना ये था कि हर चीज़ को गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाए पॉसिबल नहीं है। अगर हमें कंट्री को आगे बढ़ाना है तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, और प्राइवेटाइजेशन के बेस के ऊपर जो दूसरी कंपनीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाए जिससे कि वो कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जब वो कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगे, ऑब्वियसली बात है कि उसका बेनिफिट एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट से सामने आएगा, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक उसका बेनिफिट क्रिएट होगा। तो इन टर्म्स ऑफ द सोल क्राइटेरियन ऑफ अचीविंग मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी इसके बेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली चीज़ है कि उसका बेनिफिट सबकी को प्रोवाइड होगा। अब प्लानिंग, तो प्लानिंग के अंदर प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का एक जुडिशियसली यूजबली उनको लिया जाए जिससे कि वो रिसोर्सेज प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए अवेलेबल रहे। द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज ए प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी, जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे ब्रिटिश रूल के अंदर कॉलोनियल पीरियड के टाइम के अंदर जो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल पिछड़ गई थी उस इकोनॉमी को हम आगे लेकर के आए, दैट इज द मेन मोटो। तो द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज ए प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी एंड ए गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट इन 1940 एंड 1950 ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ के ऊपर बहस भी चढ़ गई थी कि भाई जार इकोनॉमी को, चाहे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसको दोबारा से रीबिल्ड अप किया जाए, और इसके सपोर्ट के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर आवाज़ उठने लगी थी प्राइवेटाइजेशन के लिए भी, लिबरल के लिए भी, यानी सम ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री उनको फ्री किया जाए, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए जिससे कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके। अब जो हिस्ट्री थी हमारी, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आइडिया ऑन प्लान्ड इकोनॉमी क्रिस्टलाइज्ड इन 1930 इन इंडिया व्हेन नेशनलिस्ट लीडर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट फिलॉसफी, क्योंकि बिकॉज यूएसएसआर की हम बात करते हैं तो यूएसएसआर 1930 के अंदर लेनिन के बाद में जो स्टालिन पावर में आया था, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जिस तरह से आगे बढ़ाया, यानी उस इकोनॉमी के ऊपर सोशलिस्ट का इन्फ्लुएंस था, तो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो भी उस इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए थे। और नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1938। तो सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1938 में, और इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced formation of नीति आयोग on 1 जनवरी 2015 by replacing प्लानिंग कमीशन। अब 38 से प्लानिंग कमीशन चलता रहा, 38 से लेकर के 2014 तक चलता रहा। उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, आफ्टर देन ये प्लानिंग कमीशन का नेम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इसके ऑब्जेक्टिव भी कुछ चेंज किए गए। तो द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट ए सडन इन्वेंशन, द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर एंड प्रिपेयर्ड बॉम्बे प्लान। अब जो प्लानिंग कमीशन एकदम से तो कोई डेवलप हो नहीं गया था, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने इसके ऊपर प्लान डेवलप किया। जो सबसे पहला प्लान बनाया गया था वो बॉम्बे प्लान बनाया गया। अब बॉम्बे प्लान के अंदर ड्यूरिंग 1940 अदर प्लान डॉक्यूमेंट वर प्रिपेयर्ड। दूसरी सबसे पहला तो आपका 8th इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू 1944 के अंदर बॉम्बे प्लान डेवलप हुआ। सेकंड वन इज पीपल्स प्लान प्रिपेयर्ड बाय एम.एन. रॉय, इन्होंने किया। नेक्स्ट वन इज गांधीयन प्लान दैट इज परफॉर्म्ड बाय द श्रीमान नारायण ने बनाया। उसके बाद में सर्वोदय प्लान प्रिपेयर्ड बाय लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने इस प्लान को बनाया। तो अलग अलग जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने अपने अपने तरीके से प्लान दिए थे जिससे कि बेस के ऊपर उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, क्या ज़रूरत थी भाई प्लानिंग की? तो कंट्री को आगे बढ़ाना है, प्लानिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर नहीं सकते।
तो सबसे पहले जो इसके सामने जो प्रॉब्लम्स थी, हमारा कंट्री जो डेवलप हुआ या फिर अब कह सकते हैं इमर्ज हुआ, वो जस्ट आफ्टर द पार्टीशन। जैसे ही कंट्री हमारा इंडिपेंडेंट हुआ उसके तुरंत ही हमारे कंट्री का सेम डे पार्टीशन हो गया। इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ इंडिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज, सम ऑफ द पीपल इज हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड दीज काइंड्स ऑफ पर्सन आल्सो हैविंग द डोमिनेंट स्टेटस इन द सोसाइटी। तो जब इनका डोमिनेंट स्टेटस था तो उसके बेस के ऊपर सोशल डिस्पैरिटीज भी क्रिएट हो रही थी। पॉपुलेशन का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि पॉपुलेशन रेगुलर बेसिस के ऊपर इंक्रीज हो रही थी एंड वी आर हैविंग द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि उन रिसोर्सेज को किस तरह से लोगों के बीच के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ, मेन ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि वे इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की क्रिएट की जाए। तो प्लानर्स फेल्ट दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एज इट विल बी लीड टू एन ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी। हमारे कंट्री के अंदर ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी, चाहे हेल्थ के अंदर हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, चाहे इनकम के अंदर हो, सबके अंदर प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होनी चाहिए। ये हमारे जो लीडर्स थे उनका एक मेन मोटो था। सेल्फ रिलायंस इम्प्लाइज रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, यानी जो विदेशों से जो फॉरेन एड हमें मिल रही थी, सहायता मिल रही थी, उसके ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए। क्योंकि लीडर्स थे वो भी जानते थे कि ये एड है जो केवल कुछ समय के लिए मिल सकती है, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये एड हमें नहीं मिल पाएगी, तो वो उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते थे। कैन बी अचीव्ड थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब इस चीज़ को किस बेसिस के ऊपर, यानी हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा उसको किया जाए सो डैट वी कैन एक्सपोर्ट दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट टू द अदर कंट्री एंड गेन सम काइंड्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और इम्पोर्ट वैल्यू को कम से कम लेकर के आया जाए। यानी वी कैन से डैट कि जो लीडर्स थे हमारे वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को फॉलो करना चाहते थे। रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को खत्म किया जाए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो उस बेसिस के ऊपर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी जनरेटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन सो दैट all these kinds of person are able to gain the employment and increase their economic. Next one is social justice, so includes preservation of democratic political framework, pursuit of economic, social and regional equality, checking of concentration of economic power। यानी इसके अंदर किस चीज़ को रखा गया कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, यानी जो नेचुरल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो सभी लोगों को प्रोवाइड हो, किसी भी तरह का किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर सभी को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, और सोशल एंड रीजनल इक्वलिटी, यानी सोसाइटी के अंदर भी सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड हो। रीजनल के बेस के ऊपर भी इक्वलिटी प्रोवाइड हो, यानी उस जो पीपल्स हैं उनको रीजन के बेस के ऊपर डिवाइड ना किया जाए कि नॉर्थ इंडिया का है, ये साउथ इंडिया का है, या ईस्ट इंडिया का है, तो उस बेसिस के ऊपर उसको डिवाइड ना किया जाए। और जो इकोनॉमिक पावर है, यानी जो डोमिनेंट ग्रुप है, उसके पास जो वेल्थ है कंसंट्रेट हो रही है, उसको भी एक तरह से रोका जाए। यानी वो जो वेल्थ है उसको भी, वो पैसा है, मनी है, जो भी है, वो भी लोगों के बीच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड की जाए। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप के अंदर इसको चालू किया गया था, और कब किया गया था? 1938 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो पावर है, वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के पास में नहीं रहनी चाहिए, उसकी प्लानिंग भी अलग अलग पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन केरला डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूड, यानी सबसे पहले इसके अंदर जो चालू हुआ था केरला के अंदर, इस चीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को चालू किया गया था। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी पावर जो है एक पर्सन के पास ना हो के उसको भी डिवाइड किया गया। फंक्शंस, इंस्टीट्यूशन एंड स्टाफ टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो पंचायत सिस्टम है उसको एक तरह से वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। एडॉप्शन ऑफ सेपरेट बजट डॉक्यूमेंट फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके लिए अलग से बजट बनाया गया पंचायती राज के लिए।
और इसकी शुरुआत 92 के अंदर तो पूरे कंट्री के अंदर हुई थी, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत केरला के अंदर कर दी गई थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो डिसीजन टू डेवलप 35% टू 40% ऑफ द एनुअल प्लान फंड्स टू LSGs, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो बजट था उसको भी 35% से 40% के बीच में डेवलप कर दिया गया था। अब प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। अब नीति आयोग जो मैंने अभी कहा आपको 1 जनवरी 2015 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया था। तो प्लानिंग कमीशन इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेचुरी बॉडी सेटअप इन 1950 बाय ए गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले जो इसका नेम था, यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। तो जो नीति आयोग से पहले ये प्लानिंग कमीशन था, सबसे पहले इसको रिजोल्यूशन पास किया गया गवर्नमेंट के थ्रू 1950 में। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग और नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने रिप्लेस करके नीति आयोग के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर हु आर द मेंबर ऑफ द नीति आयोग, कौन कौन मेंबर होंगे। तो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री होंगे, सेकंड डिप्टी चेयरमैन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, मेंबर्स सेक्रेटरीज ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग के इसको मेंबर बोला गया। और ये मेंबर के अंदर यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन मेंबर्स के थ्रू रन किया जाना था। और वी कैन से डेट दीज आर ऑल द मेंबर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर नीति आयोग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शंस इसके मेक असेसमेंट ऑफ मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग टेक्निकल पर्सनल। अब यानी इसके अंदर जो हमारी कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटेरियल है, पूरे कंट्री के अंदर उनका पूरा एनालाइज किया जाए, एसेस किया जाए। फार्मुलेट प्लान फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। जो प्लान हमने बनाया है एक इफेक्टिव तरीके से उसको और बैलेंस तरीके से बनाया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज define stages in which the plan should be carried out and purpose allocation of resources for completion of each stage। अब इसके अंदर जो असेसमेंट किया जा रहा है, जो इफेक्टिव तरीके से उसको लागू किया जाए, उसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटीज़ दी गई थी कि भाई इसको कहाँ से स्टार्ट किया जाए और किन किन स्टेजेस से लेकर के उसको आगे बढ़ाया जाए और हर स्टेज का एक सही तरीके से उसको पूरा प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इंडिकेट फैक्टर्स टेंडिंग टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको भी है जो इंडिकेट किया जाए। डिटरमाइन नेचर ऑफ द मशीनरी नेसेसरी फॉर द सिक्योरिंग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, यानी किस तरीके से हमें हमारी जो मशीनरीज हैं उनको एक तरीके से काम में लेना है, उसका नेचर क्या है, उस चीज़ को भी सिक्योर किया जाए। टाइमली apprise the progress achieved in execution of plan, and last one is make recommendation appropriate for facilitating discharge of duties assigned, यानी इसके अंदर जो भी सबको जो ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो भी अपने ड्यूटीज़ को फुली तरीके से कंप्लीट करें। नेक्स्ट आता है हमारा 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था 1951 में, 51 से 56 के बीच में। और इसके अंदर एग्रीकल्चर को एक मेन बेस बनाया गया था, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमारे कंट्री की एक तरह से डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पर थी उसको रिड्यूस किया जाए। सेकंड जो प्लान था 1956 से 61 के बीच में, इसके भी चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू थे और डिप्टी चेयरमैन इसके वीटी कृष्णमाचारी। एंड थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66 के बीच में और इसके भी चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू थे और डिप्टी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा। तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था
कि 25% ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू 10 to 12 मिलियन पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। और थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हमने फोकस किया था, यानी इट मीन्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह के ऊपर भी इसके अंदर फोकस किया गया था कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को भी आगे बढ़ाया जाए। अब प्लान जो बजट था हमारा, इट इज़ स्पेंट ऑन 5 ईयर बेसिस एज पर प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी उसके बेसिस के ऊपर जो हमारे पास बजट है, किन चीज़ों को अचीव करना उसके अंदर खर्च किया जाना था। और नॉन प्लान बजट इट इज़ स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स, यानी ईयरली बेसिस के ऊपर एक के बाद एक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस बेसिस के ऊपर हमने हमारे बजट को भी 2 पार्ट के अंदर एक तरह से डिवाइड कर दिया था। एक था प्लान बजट, दूसरा था नॉन प्लान। प्लानिंग के अंदर जो हमारी जो प्रायोरिटीज़ है जो हमारे प्लान के अंदर सेटअप की गई थी उनके ऊपर खर्च करना, और नॉन प्लान बजट यानी जिसका कोई प्लान नहीं किया, एकदम से कोई चीज़ क्रिएट होती है उस बेसिस के ऊपर उनको क्रिएट करना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के अंदर चला था, और द ड्राफ्ट आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर ए पीरियड फ्रॉम अप्रैल 1951 मार्च 1956 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। अब इसके अंदर मेन जो इवेंट थी आपकी कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया था, कई सारे डैम्स बनाए गए, मैटू डैम है, हीराकुद डैम है, बाखरा नागल डैम है, और गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू रिहेबिलिटेट लैंडलेस वर्कर, यानी जो लैंडलेस वर्कर थे उनको भी ये जो रहने की जगह प्रोवाइड किया जाए, या उनको भी एक कह सकते हैं कि हम उस बेसिस के ऊपर कि लैंड्स वगैरह प्रोवाइड किया जाए। तो दीज वर्कर्स वर आल्सो ग्रांटेड फंड फॉर एक्सपेरिमेंटिंग एंड अंडर गोइंग ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर नो हाउ। तो उस बेसिस के ऊपर अलग अलग प्लान्स डेवलप होते गए थे। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मेक द कंट्री मोर इंडस्ट्रियलाइज, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज बनाना, इकोनॉमी को हमारी को आगे बढ़ाना, इसका मेन मकसद था। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन पब्लिक सेक्टर वाज एनकरेज्ड। अब इसके अंदर मेन जो फोकस दिया गया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पब्लिक सेक्टर के थ्रू डेवलप किया जाए। अब मेन फोकस एरियाज जो कंप्राइज इसमें है, माइनिंग एंड इंडस्ट्री है, कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पावर एंड इरिगेशन, सोशल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, यानी इन सारे सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने वर्क किया था। द सेकेंड 5 ईयर प्लान सा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 स्टील प्लांट्स इन जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, ये मेन जो रीजन्स थे जहाँ पर कि 5 स्टील प्लांट्स गवर्नमेंट ने डेवलप किए थे और कोल वगैरह का प्रोडक्शन को भी आगे बढ़ाया था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।